फिर उसके बाद इन्हें यहाँ पे आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग से क्या फ़ायदा है और टैक्टिकल बाइंग से क्या फ़ायदा है। टैक्टिकल बाइंग वही है कि आप एक दफ़ा एक चीज़ खरीद रहे हैं, अगली दफ़ा के लिए फिर टेंडर कर रहे हैं। तो जो ये अमेरिकन कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वॉलमार्ट की एनुअल सेल $600 बिलियन की है, जो पाकिस्तान के बजट का पाकिस्तान के जीडीपी का डबल है। तो वो पूरी दुनिया से ख़रीदते हैं। तो पूरी दुनिया से ख़रीदते हैं तो एक एक बायर की पूरी पूरी कैपेसिटी को वो 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए बुक कर लेते हैं। और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने के बाद वहाँ पे अपना क्वालिटी इंस्पेक्टर भी वहाँ पे उनका काम कर रहा होता है, उनका सोशल ऑडिट भी करा रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिट भी करा रहे होते हैं। दैट कंपनी इज़ नॉट देयर कंपनी। लेकिन वजह क्या है कि अगर रमना प्लाजा में आग लगती है और उसमें बेचारे 1200 मजदूर मर जाते हैं, तो जो उंगली उठती है वो वॉलमार्ट की तरफ उठती है कि वॉलमार्ट उनसे ये टी शर्ट्स बनवा रहा था। इस वजह से अब ये लोग स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग कर रहे हैं, एक सप्लायर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी के ऊपर फिर कई साल तक काम कर रहे हैं ताकि एक ही जगह से उनको प्रोडक्ट मिलता रहे। और अब तो ये भी हो रहा है कि फाइनेंशियल ऑडिट भी करते हैं और एग्रीमेंट में होता है कि जनाब हम आपका फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे, आपके कॉस्ट देखेंगे और कॉस्ट के ऊपर हम आपको 10%, 12% या 15% प्रॉफिट दे देंगे, जो भी इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। अभी किया के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट किया है एप्पल ने, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल कार लेकर के आ रहे हैं और वो ऑटोमेटेड कार लेकर के आ रहे हैं, ड्राइवरलेस कार लेकर के आ रहे हैं। तो वो सारा उन्होंने एक दूसरे सप्लायर को, जो कोरियन सप्लायर है, उसके ऊपर $3.2 बिलियन इन्वेस्ट करके उनके प्लांट को अपग्रेड किया है, रोबोटिक सप्लाई किया है, ऑटोमेट किया है, ताकि उस लेवल की गाड़ी बन सके जो एप्पल लाना चाहता है। तो ये तो आजकल स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग हो रही है। टैक्टिकल बाइंग का ज़माना गुजर गया है। टैक्टिकल बाइंग सिर्फ आप कमोडिटी में करते हैं, और वो भी जो कि एबंडेंटली अवेलेबल हो और जिसके बहुत सारे सप्लायर्स हों, वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है, तो उनके साथ आप डिफरेंट तरीके का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं या ब्लैंकेट ऑर्डर करते हैं। तो जब आप निगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यू कैन गेट बेटर प्राइसेस एंड बेनिफिट्स एज वेल। तो जाहिर है कि जब आप स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करेंगे तो उसके अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखेंगे कि पूरी जो ये कंपनी चल रही है और हमारी प्रोडक्ट बना रही है, उसके अंदर हमें कितनी कॉस्ट आ रही है और कितना मार्जिन हमें देना पड़ रहा है और ये कितने प्राइस पे पड़ रही है। और फिर जब आप अपने डेटा एनालिटिक्स करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट से आप एनालिटिक्स कर रहे होते हैं इसमें आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और फिर इस तरीके से आप आगे कोलेबरेटिव जो आपका अरेंजमेंट है उसको आप बढ़ाते रहते हैं। और फिर आपस में डेटा फ्लो भी होता है, वर्क फ्लो भी होता है, कोऑर्डिनेशन की टीम भी बनती है, वो आगे हम एक ग्राफ में भी देखेंगे। और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपका इंटरफेस हो और वो वर्चुअली आप ही की कंपनी के तौर पे काम करें, और उनकी विजिबिलिटी पूरे इंटायर सप्लाई चेन में होती है। जैसे मिसाल के तौर पर गुल अहमद से अगर वॉलमार्ट लेता है तो वॉलमार्ट उनको एक्सेस देता है अपने डेटा बेस के कि इस वक्त हमारे क्लोज की पोजीशन ये है, जो प्रोडक्ट्स आप डील कर रहे हैं, तो अब हमें इतने दिनों में इसकी इतनी शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुल अहमद अकॉर्डिंगली फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है ताकि उस डिमांड को पूरे कर सके। उनको पता है कि समर में ये डिमांड होती है, विंटर में ये डिमांड होती है, और फिर वो कॉन्स्टेंटली वर्कआउट भी कर रहे होते हैं कि नाउ वी नीड दिस थिंग, नाउ वी नीड दैट थिंग। तो ये सारा कॉम्बिनेशन वो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, ऑल्दो कि उनका एक परचेज़र भी यहाँ पे बैठा हुआ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सप्लायर को आपको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारा फ्रेंड है, और सोर्सिंग को स्ट्रेटेजिक लेना पड़ेगा। पहले जो सबसे नालायक आदमी होता था उसको परचेज में लगाते थे, अब जो सबसे काबिल आदमी है उसको परचेज में लगाते हैं, ताकि वो उनके लिए अच्छी प्राइस ले सके, अच्छा डिस्काउंट ले सके, अच्छा डिलीवरी ले सके, अच्छा एलाइज बना सके, और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को एक रीज़नेबल लेवल पे ला सके। तो ये सब चीज़ें उसी में आएंगी जब आप सप्लाई चेन के लिहाज से अपने आप को सोचेंगे। फिर एक CSR एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है। न सिर्फ ये कि आप CSR के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि आपके सप्लायर भी CSR के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर के शेयर्स वही लोग आजकल खरीद रहे हैं जिनको कंपनीज ये बताती है कि जनाब हम तो खुद CSR फॉलो कर रहे हैं, अपने सप्लायर से भी CSR फॉलो करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का मटेरियल तो लेकर के हम वैल्यू एड करके आगे बेच रहे हैं आपको, या डायरेक्ट उन्हीं से मटेरियल लेके आपको बेच रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ हमारा CSR में अमल करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे सप्लायर्स का भी CSR में अमल करना इम्पोर्टेंट है।
और CSR में सारा कुछ आ जाता है कि आप कितना कस्टमर कितना कम्युनिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो गया। अच्छा, अब एक नया काम शुरू हुआ है, सप्लायर सर्टिफिकेशन, कि आप कुछ सप्लायर्स को सर्टिफाई कर देते हैं, खुद भी सर्टिफाई कर सकते हैं, और बेहतर होता है किसी थर्ड पार्टी से सर्टिफाई करवा दें उसको। थर्ड पार्टी से सर्टिफाई करने का मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोडक्ट्स इस क्वालिटी की इस क्वांटिटी में बना सकती है, इसकी ये कैपेसिटी है, ये क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें जो भी आप KPIs मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर सप्लायर सर्टिफाई हो जाते हैं। सप्लायर इसमें भी सर्टिफाई हो जाते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते या इस तरह की और किसी नेगेटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे सप्लायर से काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उनके साथ इंटरनेशनली काम कर सकते हैं। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इतराज़ नहीं होता कि आप इस सप्लायर के साथ क्यों काम कर रहे हैं। तो अब दुनिया में सप्लायर्स की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो रही है और ये खुद एक कम्युनिटी बनती चली जा रही है। और जब ये कम्युनिटी बन रही है तो इस कम्युनिटी के लोग आपस में बिजनेस करना प्रेफर करते हैं, और बाहर जो है इस कम्युनिटी के आदमी उसको उस कम्युनिटी के लिए के अंदर जाना आसान नहीं होता जब तक कि वो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन ना ले ले अपने इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के प्रैक्टिसेस के बारे में, अपने लेबर के साथ रिलेशनशिप के मुतालिक, वुमेन इक्वलिटी के और वुमेन एम्पावरमेंट के मुतालिक, और जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के मुतालिक उसको सर्टिफाई कराना होता है अपने आप को कि वी आर ए गुड कंपनी। और वो फिर जिस लेवल पे सर्टिफाई होता है उस लेवल पे दूसरी कंपनी उनसे बिजनेस करते हैं। ये है सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कि जनाब आप पहले रिक्वायरमेंट बताएं, फिर ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स देखें, सप्लायर को सिलेक्ट करें, फिर क्वालिटी प्लानिंग करें, ज्वाइंट, ये सारा ये इस तरीके से सर्टिफाई होता है। और सर्टिफाई मैंने कहा आप खुद भी कर सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं। फिर एक और टॉपिक है, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी आप ही की कंपनी रहती है और जो आपकी सप्लायर की कंपनी है वो सप्लायर की कंपनी ही रहती है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह काम करते हैं कि एक दूसरे की एक्सटेंशन बन जाते हैं, और इंटरफेस पे आप लोगों का कनेक्शन होता है। जैसे आप देखें इस फिगर के अंदर ट्रेडिशनल जो है सेलर की ऑर्गेनाइजेशन को भी दिखाया जा रहा है और बायर की ऑर्गेनाइजेशन को भी दिखाया जा रहा है रेड कलर में। दोनों में IT डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, और दोनों के दरमियान सिर्फ परचेजर और सेलर के दरमियान निगोशिएशन हो रही है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो सेलर और बायर ही एक दूसरे को बता रहे हैं। लेकिन जब आप अलायंस कर लेते हैं तो आप देखिए IT के साथ इंटरफेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंटरफेस है, और फाइनेंस के साथ इंटरफेस है। तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरफेस हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से मैनेज करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो हॉकी मैच हो रहा है और उसके अंदर 1-to-1 मार्किंग हो रही है, तो वहाँ पे तो कंपटीशन हो रहा होता है, यहाँ पे कॉपरेशन कर रहे हैं इसी तरीके से। अच्छा सर, अलाइंसेस बहुत सारे फेल हो जाते हैं। ये दुनिया में अलाइंसेस के फेल होने की तारीख बहुत ज़्यादा है, और अलाइंसेस के फेल होने से ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स फेल होते हैं। और उसके इन्होंने रीजंस यहाँ पे लिख दिए हैं कि भाई अगर हम इंटीग्रेट सही करेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सही करेंगे, यानी इनके जो IT का डिपार्टमेंट है वो कंपेटेबल है उनके IT के डिपार्टमेंट के साथ, और आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस होंगे, तो ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। देखिए एक और चीज़ होती है इंडिपेंडेंस। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, बायर और सेलर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब ये मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बायर डिपार्टमेंट सेलर डिपार्टमेंट को या सेलर ऑर्गेनाइजेशन को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसका नुकसान ये होगा कि जिस टाइम पे आपको स्ट्रेटजिकली मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ये उस टाइम पे आपको टाइम पे नहीं देंगे क्योंकि आप उनके साथ बॉसिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनके ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको वो मटेरियल दे रहे हैं। तो दिस इज इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस को समझना चाहिए, बजाय इसके कि आप सप्लायर पे बॉसिंग करें। फिर इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, इम्पोर्टेंस कितनी दे रहे हैं आप अपने पार्टनर को, इंटीग्रिटी कितनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स दोनों तरफ कैसी है, उससे इसके सक्सेस का फैसला होता है। और ये फेल कैसे हो जाता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आपके बायर ऑर्गेनाइजेशन की चेंज हो गई, आपने सप्लायर को इन्फॉर्म नहीं किया,
क्योंकि जाहिर है कि अब आपकी परचेजिंग शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें, IT इमेच्योर है, मॉनिटरिंग पुअर है, तो इससे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फेल हो जाते हैं। सक्सेसफुल अलायंस के लिए ज़रूरी है कि एक तो सबसे पहले दोनों ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस को लोग समझते हो। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज पेनफुल, नो बडी लाइक्स चेंज, क्योंकि चेंज के साथ अनसर्टेनिटी आती है और ह्यूमन नेचर है कि वो अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, वो सेफ इन्वायरमेंट में रहना चाहता है। तो इसलिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी दोनों तरफ से मिल करके, जो इस चेंज को सीमलेसली मैनेज कर सके, रिलेशनशिप को सीमलेसली मैनेज कर सके और आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। अब सक्सेसफुल अलाइनमेंट के लिए, अलायंस के लिए उन्होंने दिया है कि पहले आप अपने आप को इंटरनली अलाइन करें, फिर आप पार्टनर टू पार्टनर कोलैबोरेशन करें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कौन सा आदमी उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कौन सा आदमी उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करेगा। इस तरह जब आप 1 to 1 बात करते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। फिर आप ग्राउंड रूल्स बनाएं, कोलैबोरेशन को इनकरेज करें, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें, मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप रखें। मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। आप एक पल्स भी चेक करते रहें कि कहीं पर टेंशन तो नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो यू नीड टू मैनेज, ये पार्टनरशिप में कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से कोई पार्टनर प्रेशर में आ रहा है। अब चेंज को सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंट करें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आजकल हर जगह इम्पॉर्टेंट हो गई है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे KPI के जरिए, चीफ एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को आप बैलेंस स्कोर कार्ड से मैनेज नहीं कर रहे, तो आप कैसे बताएंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है या आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम आ गया है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। वो आप सप्लायर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर पूरी दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके सामने हैं, जैसे स्कोर मैट्रिक्स आपको पढ़ा रहे हैं असलम साहब, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको KPIs रखने पड़ेंगे, टाइम लाइन रखने पड़ेंगे कि भाई हम स्कोर मॉडल तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बट वी विल इम्प्लीमेंट इन 1 ईयर, ये टाइम लाइन है और ये इसके सक्सेस के मैट्रिक्स हैं और ये हम ट्रेनिंग्स करेंगे, इस तरीके से चेंज मैनेजमेंट करेंगे। तो यू नीड टू फुली प्लान इट। रेटिंग सिस्टम भी आजकल एक बहुत कॉमन सिस्टम है कि जनाब आप जो है वो 10 क्राइटेरिया रख देते हैं सप्लायर को मैनेज करने के लिए कि जनाब आपको टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी, कन्फर्मेंस, इन सब के ऊपर आपको 10 मार्क्स, किसी पे 15 मार्क्स, प्राइस के ऊपर 20 मार्क्स, आप इस तरह से मार्किंग कर देते हैं और सप्लायर को ग्रेड करते हैं कि जनाब आप इस वक्त A- ग्रेड में आए, B+ ग्रेड में आए और B ग्रेड आपका मे बी मिनिमम हो या B+ मिनिमम हो और सप्लायर को ये कम्युनिकेट हुआ हो जनाब आप कंटिन्यूसली अगर 6 महीने तक B+ पे रहेंगे तो यू विल बी आउट। तो उसको भी पता चल जाएगा कि भाई मैं B+ में हूँ और कहाँ किस वजह से B+ में हूँ, कौन से क्राइटेरिया में मैं लो हूँ, वो क्राइटेरिया ठीक करेगा तो वो A- में आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि लोगों की एक ऑटोमेटिक इवेल्युएशन होती है, उससे हार्ड बर्निंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि मैं कैसे इवेल्युएट कर रहा हूँ और सप्लायर को भी पता है वो कैसे इवेल्युएट हो रहा है। तो अगर आप फेयरली उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके पास अच्छे लोग खुद ही स्क्रीन होके आते रहेंगे। ये रेटिंग सिस्टम का एक चार्ट बना के दिखाया है उन्होंने। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जनाब आप उनको बताएं कि आप हमें जो है वो आप रूल्स बना दें उनको, या जनाब जब तक इतने वैल्यू से ज़्यादा आप हमें शिप ना करें, जब तक कि डिलीवरी की डेट से 10 दिन पहले से पहले शिप ना करें। ठीक है, इस तरह से आप ये कि कोई भी चीज़ जो हमने ऑर्डर किया वो PO से बाहर है तो वो आप शिप ना करें। फिर रैश ऑर्डर्स, डिले, स्लो डाउन, इन सब के ऊपर आप पेनल्टी लगा सकते हैं। तो पेनल्टी से जो है फिर क्या होगा, अब जैसे जो कुछ पेनल्टीज़ जो है वो आपके सप्लायर के कंट्रोल में है, जो फैक्टर सप्लायर के कंट्रोल में है उसके ऊपर आप पेनल्टीज़ लगा सकते हैं, उनके ऊपर अवार्ड भी दे सकते हैं। सिर्फ पेनल्टी काम नहीं करेगा बल्कि आपको अवार्ड भी देना पड़ेगा। और फिर आपके पास रिकवरी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि कस्टम में स्लो डाउन हो गया। अब कस्टम पे स्लो डाउन तो गवर्नमेंट का मामला है, इसीलिए लोग इसको खुद हैंडल नहीं करते
बल्कि किसी एफिशिएंट कस्टम एजेंट के थ्रू हैंडल करते हैं, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, तो दे नो वेज एंड मीन्स के किस तरीके से आपकी ऑर्डर्स को जल्दी रिलीज करा सकें। अच्छा, यहाँ पे भी फिर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी वही है जो कि CRM में है, और वही वेब एनेबल्ड है, और SRM प्रोक्योरमेंट है, ई प्रोक्योरमेंट है। आप देखेंगे अभी जो है, आपको अमेज़ॉन से कोई किताब खरीदनी होती है, कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, आप अपने घर में बैठ कर इंटरनेट से ऑर्डर करते हैं, वो चीज़ आपके घर पहुंच जाती, क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जब ये अरेंजमेंट होता है तो उनको खुद बैठ करके मैन्युअली काम भी नहीं करना पड़ता, बल्कि सिस्टम ने सेट किया हुआ होता है कि जनाब इतनी क्वांटिटी के ऊपर ये ऑर्डर चला जाएगा, बगैर ह्यूमन टच के कस्टमर के प्रेमिसेस से ईमेल चली जाती है, परचेज ऑर्डर चला जाता है सप्लायर के प्रेमिसेस में, और सप्लायर के प्रेमिसेस में वो डायरेक्ट चला जाता है प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन वाले अपने प्रोडक्शन शेड्यूल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज होता है जब आप SRM यूज़ करते हैं। उसमें एनालिटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एनालिटिक्स आपको ये बताएगा कि आप कितनी प्राइस पे ले रहे हैं, किन सप्लायर से ले रहे हैं, कौन सा सप्लायर आपसे क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, किस क्वांटिटी पे क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। उस एनालिसिस के बाद बेसिस पर इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, उनसे निगोशिएट भी कर सकते हैं। फिर प्राइस कितनी दफ़ा वो चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, क्योंकि होता क्या है कि आप एक दफ़ा जब प्रोक्योरमेंट वाले किसी के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं सप्लायर के साथ कि इस साल पूरे साल में आप अपने प्रोडक्ट्स हमें इस प्राइस पे सप्लाई करेंगे, तो नेगोशिएशन के बाद वो आपको सप्लाई शुरू कर देता है। फिर वो क्या करता है, खामोशी से प्राइस बढ़ाना शुरू कर देता है आइटम्स की। आप किसी के पास ऑर्गेनाइजेशन में ये फुर्सत नहीं है कि वो वापस जाकर के एग्रीमेंट में देखें कि उसके जो एनेक्स्चर में प्राइसेस लगी हुई हैं उसके मुताबिक है या नहीं प्राइस। वो समझते हैं सप्लायर गुड फेथ में ही समझते हैं उसी प्राइस पे सप्लाई कर रहे हैं, और आप प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती चली जाती है, आप प्रोडक्ट परचेज करते रहते हैं। अगर वो स्लोली प्राइस बढ़ा रहे हैं तो यू डू नॉट नोटिस दैट। ये आपके पास अगर SRM एनालिटिक्स होगा, वो आपको ट्रिगर करेगा कि जनाब एग्रीमेंट प्राइस तो ये है और ये इस प्राइस पे बेच रहे हैं। तो आप उसके ऊपर उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हमारा क्यों ऐसा कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप उनको पेनलाइज भी कर सकते हैं, या वो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे तो आपको बताना है, बोलना चाहिए भाई यू नीड टू टेल अस कि यू हैव इंक्रीज द प्राइस, एंड ओके ये फ्यूल प्राइस की वजह से है या किसी और गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से, बट विदाउट टेलिंग अस यू कैन नॉट साइलेंटली इंक्रीज द प्राइस। तो ये जनाब आप अपने CRM SRM को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टल से एक्सेस दे सकते हैं। एक्सेस के लेवल्स डिफाइन होते हैं, आप सारे सप्लायर्स के लिए एक्सेस के लेवल डिफाइन कर सकते हैं, और जो लेवल डिफाइंड है उसके मुताबिक आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ऑक्शन का जिक्र किया कि ऑक्शन एक पता नहीं आप में से कोई साहब ऑक्शन में हैंडल में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन ऑक्शन इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत एफिशिएंट तरीका है प्रोडक्ट सेल करने का भी, परचेज करने का भी। उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो एक ही सेलर हो या बहुत सारे सेलर हो। इसी तरह उसमें एक ही बायर हो या बहुत सारे बायर हो। एक से मुराद एक या दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो अगर एक ही सेलर है और एक ही बायर है तो जाहिर है आप डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे, एक दूसरे को डायरेक्ट सेलर बायर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करेंगे। और अगर एक सेलर है और बहुत सारे बायर हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऑक्शन होगा। जैसे आपने देखा होगा ये जो कीमती तस्वीरें होती हैं उसका ऑक्शन होता है, और उसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर एक ही है, तस्वीर एक ही है, तो वो उसकी प्राइस बताते हैं, और प्राइस जो सबसे ज़्यादा बताता है उसके ऊपर वो अपना बेल पे अपना हैमर मारता है, इसका मतलब ये प्राइस फाइनल हो गई। और अगर सेलर बहुत सारे हैं तो रिवर्स ऑक्शन होता है। सेलर बहुत सारे होते हैं तो रिवर्स ऑक्शन का क्या मतलब है कि सेलर अपनी प्राइस को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लगा देते हैं, बायर फिर उस प्राइस को कम करते रहते हैं, नहीं मैं इतने पे नहीं लूँगा, इतने प्राइस पे लूँगा, इतने प्राइस पे लूँगा, क्वांटिटी इतनी लूँगा। एक प्राइस के ऊपर दोनों का जब मैच हो जाता है तो सेलर जो है वो बायर को सेल कर देता है। अच्छा, बहुत सारे बायर्स हो और बहुत सारे सेलर हो तो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, उसके अंदर जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होती है। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे एक्सचेंजेस में भी क्लियरिंग प्राइसेस होती हैं। फर्स्ट कीजिए कि सप्लाई ज़्यादा हो गई तो एक्सचेंज क्या करता है कि उसकी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देता है,
तो उस वक्त बायर के लिए अपॉर्चुन टाइम होता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर ले। स्टील में ऐसा ही होता है, इसमें ऑयल में ऐसा ही होता है, और इस तरह जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर यही होता है। तो ये डिफरेंट सेलिंग और परचेजिंग के मेथड हैं। ये डिजिटल है, और डिजिटल के लिए आपको किसी भी ऑक्शन साइट पे रजिस्टर होना होता है, चाहे वो आप सेलर हो चाहे आप बायर हो। ये उसका उन्होंने तरीका बता दिया है। उसके ये मैं बता चुका। रिवर्स ऑक्शन मैंने आपको बता दिया है। क्लासिक और फॉरवर्ड ऑक्शन वही होता है कि जो आपकी एक तस्वीर है वो बिक रही है, कीमती है, और उसमें जो सबसे हाईएस्ट प्राइस बिडर होता है वो उसको मिल जाती है। और जो रिवर्स ऑक्शन होते हैं उसके अंदर, रिवर्स ऑक्शन के अंदर बेसिकली बहुत सारे सेलर हैं, तो उसमें बायर प्राइस को नीचे ला रहा होता है और एक ऐसी प्राइस बायर पे लिखता है जो किसी सेलर को एक्सेप्टेबल होती है, तो सेलर कहता है ठीक है, ओके, आई एम गिविंग यू एट दिस प्राइस। तो ये रिवर्स ऑक्शन हो गया। डच ऑक्शन बेसिकली कहते हैं कि डच में अगर आप लोग इंटरनेट पे भी जाएंगे तो उनके यहाँ ट्यूलिप के ऑक्शंस होते हैं, किलोमीटर्स पे ट्यूलिप्स होते हैं जिनका ऑक्शन एक साथ होता है। इसी तरीके से उनके यहाँ चीज़ के ऑक्शंस होते हैं, बड़े बड़े चीज़ के जो है ना वो रखे होते हैं जार्स और ड्रम्स, और वो फिर किलोमीटर्स के हिसाब से रखे होते हैं, वो ऑक्शन होते हैं, तो इसलिए उसको डच ऑक्शन कहते हैं। डिमांड मैनेजमेंट ऑक्शन में ये होता है कि अगर डिमांड हाई है तो एक्सचेंज क्या करता है, उसकी प्राइस बढ़ा देता है, उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट क्लियर हो जाती है। डिमांड लो है तो एक्सचेंज क्या करता है, उसकी प्राइस लो हो जाती है, तो मार्केट एक क्लियरिंग प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाती है। और स्टॉक मार्केट स्टाइल ऑक्शन जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि जनाब स्टॉक मार्केट में जो अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे सेल और बाई की जो होती है, मतलब ये बात शेयर ऐसे होते हैं, लोग सेल कर रहे होते हैं, जब सेल कर रहे होते हैं उसकी प्राइस गिर जाती है, और बाद से शेयर्स ऐसे होते हैं जिसको लोग बाई कर रहे होते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है उस वक्त स्पॉट के ऊपर आप जिस प्राइस के ऊपर कह देते हैं ओके, उस प्राइस पे आप परचेज कर सकते हैं, उसके 5 मिनट बाद प्राइस कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट स्टाइल ऑप्शन भी कॉमन है दुनिया में। सप्लायर को लोकेशन, ये जनाब के सप्लायर और जो बायर होते हैं वो एक ही जगह पे लोकेट होते हैं। इंडोनेशिया में जकार्ता में मैंने देखा है कि होंडा फैक्ट्री के साथ ही एस्केप की फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ पे जकार्ता में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ ट्रैफिक रश बहुत बुरा होता है दिन के टाइम में, और 4-4 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो मैंने कभी उनसे पूछा था कि भाई मैं उस जगह जाना चाहता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मेरे मेहमान ने बताया कि आप किस टाइम पे जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे जाने का टाइम इस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जाएंगे। बहुत रश होता है, जब सिग्नल खुलता है तो 500-500 हज़ार बाइक्स निकलती हैं, फिर गाड़ियाँ निकलती हैं।